हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आशा है आप बहुत बढ़िया होंगे और मेरी वीडियोस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, आप बहुत उसको पसंद कर रहे होंगे। आपके कमेंट्स द्वारा मुझे ये सब कुछ पता चल रहा है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। आज जो मैंने अपनी वीडियो का विषय लिया है वो है कक्षा 12वीं में से ये एक कविता है जो कि आलोक धनवे द्वारा रचित है। कविता है पतंग। आलोक धनवे, इनका जन्म 1948 में बिहार में हुआ। इनकी बहुत कम रचनाएं हमारे सामने आई हैं, लेकिन जितना भी इन्होंने लिखा है उतने से ही इनको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है, बहुत ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली है। इनकी एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज़ चलती है। आज जो हम इनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं वो है पतंग, और इसमें इन्होंने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से मनुष्य के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, बच्चे उस परिवर्तन को देखकर कितना खुश होते हैं, इन सब का कवि ने अपनी कविता के द्वारा वर्णन किया है। कवि कहता है कि जब भादों की ऋतु जो है वो चली जाती है और शरद ऋतु आती है, उस समय बच्चों के अंदर एक अलग सा परिवर्तन दिखाई देता है। बच्चे उस परिवर्तन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि उन्हें पतंग उड़ाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है। कवि ने इन सब बातों को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या कह रहे हैं कवि? सबसे तेज बुछारें आई भादो गया, सबसे तेज बुछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ। कहते हैं कि भादों के मौसम में जो वर्षा आती है, वर्षा की जो बौछारें होती हैं वो सारी की सारी ही जा चुकी हैं और शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। सवेरा हुआ यानी कि एक नया सवेरा आ गया है, नई ऋतु का आगमन हो चुका है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब उस सवेरे की तुलना कवि ने किसके साथ की है कि खरगोश की जिस प्रकार आंखें लाल होती हैं उसी प्रकार उन्होंने इसकी तुलना एक नए ऋतु के साथ की है, नए मौसम के साथ की है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। कहता कि भादों का मौसम जा चुका है, शरद ऋतु आई है और वो भादों के ऋतु का जो पुल था उन पुलों को पार करते हुए आई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कहते हैं कि इस समय जबकि शरद ऋतु आ गई है उस समय बच्चे अपनी नई चमकीली जो साइकिल है उसको तेज चलाते हुए और बड़े ही उत्साह के साथ वो एक पुल को पार करते हुए भागते चले जाते हैं, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। और वो अपने साइकिल के आगे जो घंटी लगी हुई है उसे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए चलते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, और जो झुंड वहाँ पर खड़ा है और वो झुंड ऐसा है, बच्चों का झुंड है और वो पतंगे उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो बच्चे पतंगे उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं। उन झुंडों को बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कहते हैं कि अपने चमकीले इशारे करते हुए वो बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और इतना आकाश को मुलायम कर देते हैं। जो शरद ऋतु है
जो सर्दी की ऋतु है वो आकाश को इतना मुलायम कर देती है कि वो आकाश जो है वो पतंगों को उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। यानी कि वो पतंगों को देखने के लिए, अपने अंदर समा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि पतंग ऊपर उड़ सके, कि जो पतंग है वो बहुत ही ऊंचाइयों को छू सके, बहुत ही ऊंचाइयों को जा सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। आप सभी जानते हैं कि जो पतंग होती है वो बहुत ही हल्की होती है और रंग बिरंगी होती हैं, अलग अलग रंगों में आती हैं। तो इसी चीज़ को कवि ने बताया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। किसे कहा गया हल्की और रंगीन चीज़? पतंग को। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। जो पतंग का कागज होता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, बहुत ही ज़्यादा महीन होता है। कवि कहता है कि दुनिया का सबसे पतला कागज यानी कि जो पतली पतंग होती है वो आकाश में उड़ सके। दुनिया बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी का अर्थ क्या होता है? कमान की तरह पतली डंडी। आप लोग जानते हैं कि पतंग के बीच में एक डंडी लगी होती है, उसे यहाँ पर कमानी का नाम दिया गया है। तो कवि क्या कहते हैं कि दुनिया की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग के बीच में जो कमानी रूप में डंडी लगी हुई है वो आकाश में आराम से उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब बच्चे पतंग को उड़ाते हैं तो खुशी के मारे वो सीटियाँ भी बजाते हैं, किलकारियाँ भी मारते हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। तो इसी बात को कवि ने कहा है कि जब वो पतंग उड़ाएंगे, उनकी पतंग आकाश में पूरी तरह से ऊपर उठ चुकी होगी, तब उस समय जो वो सीटियाँ बजाएंगे, जो किलकारियाँ मारेंगे, और उस समय जो उनकी पतंग है वो तितलियों की तरह आकाश में उड़ रही होगी, तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये दुनिया जो है वो बड़ी ही अलग सी प्रतीत होती है उस समय। इसी चीज़ को कवि ने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। आगे कवि क्या कहते हैं? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। क्या कहते हैं कवि कि कपास जो होती है वो बहुत हल्की होती है। कपास यानी रुई, वो बहुत ही हल्की होती है, फूंक मारो तो वो उड़ती चली जाती है। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे जो बच्चे हैं वो जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर उड़ते हैं। यानी कि जिस तरह कपास उड़ती चली जाती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी पतंग के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह भागते चले जाते हैं, उनकी तरह ही उड़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक उल्लास होता है कि वो पतंग उड़ा सके, उनकी पतंग जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। पृथ्वी घूमती हुई आती है अपने बेचैन पैरों के पास, उनके बेचैन पैरों के पास। कहते हैं कि जब वो बच्चे पतंग के पीछे पीछे इधर से उधर, यहाँ से वहाँ भागते चले जाते हैं, उस समय ऐसा महसूस होता है कि जो पृथ्वी है वो चारों तरफ चक्कर काटती हुई सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के पैरों के पास आकर रुक जाती है। कितना अनोखा वर्णन कर रहा है यहाँ कवि, कितना ही सुंदर दृश्य उसने प्रस्तुत किया है। और एक पतंग उड़ाते हुए बच्चे की जो कल्पना उसके अंदर है, उसका कितना अनोखा चित्र वो प्रस्तुत कर रहा है। आगे कवि क्या कहता है? जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बेसुध क्या होता है? बिना सुध के। यानी कि पतंग जो बच्चा उड़ा रहा है उसे किसी प्रकार की कोई सुध नहीं होती, कोई किसी चीज़ की उनको कोई परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो अपनी ही सुध में खोए हुए इधर से उधर भागते रहते हैं, पतंग को काटने के लिए, पतंग को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए वो पूरी तरह से भागते रहते हैं। तो वही वो कहता है कि जब वे दौड़ते हैं बेसुध,
बिना सुध के, बिना परवाह के जब वो इधर से उधर भागते रहते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, और उस समय उनको ऐसा महसूस होता है कि जो छतें हैं, यानी कि जब वो एक छत से दूसरी छत की तरफ जाते हैं उन पतंगों के कारण, उन पतंगों को पकड़ने के लिए, तो वो कहता है कि उनको कठोर छतें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा नरम सी महसूस होती हैं, बहुत ही कोमल महसूस होती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग क्या होता है? ढोलक। जिस प्रकार ढोलक को बजाने से आवाज़ आती है, तेज आवाज़ गूंजती है, उसी प्रकार वो कहते हैं कि जब वो छतों पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो उनके पैरों से जो आवाज़ आती है वो एक ढोलक की आवाज़ के समान प्रतीत होती है, और वो ऐसे लगता है कि चारों ही दिशाओं में वो ढोलक जो है वो बज रही है, यानी कि उनके पैरों की आवाज़ जो है वो चारों दिशाओं में गूंज रही है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर कहते हैं कि जब वे पेंग बजाते हुए भरते हुए चले आते हैं, यानी कि जब वो उनकी पतंग जो है वो हिलोरे लेने शुरू हो जाती है, आसमान में इधर से उधर उड़ना शुरू हो जाती है, उस समय वो डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जिस प्रकार एक पतली डाल के ऊपर हवा का झोंका लगता है और वो डाल इधर से उधर डोलना शुरू कर देती है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि पतंग को के कारण बच्चे जो हैं वो इधर से उधर इसी प्रकार डोलते रहते हैं, मानो एक पतली सी वो डाली हो और हवा का कोई झोंका आकर उनको हिला डुला रहा हो, इधर से उधर उनको हिलाता चला जा रहा हो। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जब बच्चे एक छत से दूसरी छत की तरफ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, पतंग को पकड़ने के लिए, तो कवि कहता है कि कई बार वो खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाते हैं, यानी कि वो छत के उस किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके गिरने की पूरी संभावना होती है। वो अभी के अभी ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर जाएंगे। कहते उस समय उनको क्या चीज़ है जो उनको बचा लेती है? कहता है कि वो उनको बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ होता है उनको इस रोमांचित शरीर का संगीत, यानी कि जो रोमांच उनके अंदर भरा होता है, जो उत्साह उनके अंदर भरा होता है, वो उत्साह ही होता है जो उनको नीचे गिरने से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कहता उनकी पतंग जो है वो ऊंचाई पर पूरी पहुंच चुकी होती है और उन्हें सिर्फ अपनी पतंग को बचाना होता है। कहता एक उसी धागे का सहारा होता है जो कि उनको गिरने से बचाता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कहता उस समय उनको ऐसा महसूस होता है कि मानो वो भी पतंगों के साथ साथ ही उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी कि अपने छिद्रों के सहारे। सभी को मालूम है कि पतंग उड़ाने के लिए उसके अंदर छिद्र करने पड़ते हैं। उसके अंदर अगर हम छेद नहीं करेंगे तो उसमें से धागा नहीं निकलता और पतंग जो है वो हवा की ऊंचाइयों पर नहीं जा सकती। तो उसके अंदर जैसे छिद्र करने पड़ते हैं ताकि पतंग जो है वो ऊपर उड़ सके। तो वो कहते हैं कि उस समय पतंगों के समान ही बच्चों के अंदर जो छिद्र है, यानी कि उनके अंदर जो उत्साह है, वो उत्साह ही उनको हर तरफ से बचाता है, नीचे गिरने से बचाता है, उन्हें पूरी तरह से वो जकड़ लेता है। अपने अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कहता अमूमन तो उनको उनके उत्साह जो है वही उनको रोक लेता है नीचे गिरने से, लेकिन फिर भी कभी
अगर वो पतंग के पीछे भागते हुए छत की ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं तब क्या होता है? कहता वो गिर जाते हैं और अगर कहीं वो गिरने पर बच जाते हैं और जब वो ठीक होते हैं तो उनके अंदर एक फिर से नया उत्साह पैदा हो जाता है कि उन्होंने पतंग को उड़ाना है। एक नए उत्साह के साथ, अब एक नई स्फूर्ति के साथ वो फिर से सूरज के सामने आते हैं ताकि वो पतंग को उड़ा सके। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के साथ। कहता जब वो पूरे जोश के साथ, पूरी स्फूर्ति के साथ, एक नए उत्साह के साथ जब वो पतंग उड़ाने के लिए आते हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो जो पृथ्वी है वो भी एक नए वेग के साथ, नए उत्साह के साथ उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई है और वो भी उनके पैरों के साथ ही चलना शुरू हो जाती है। यानी कि पृथ्वी अपनी चक्कर काटने की बजाय वो उन बच्चों के साथ साथ ही चलना शुरू कर देती है और उनकी जो स्फूर्ति है, नया उत्साह है, उसी उत्साह में पृथ्वी भी पूरी तरह से रंग जाती है। अब यहाँ पर कवि ने एक शब्द का प्रयोग किया है, सुनहले सूरज। सुनहले सूरज का यहाँ पर क्या अर्थ है? एक नया सूरज, यानी कि एक नया भविष्य जो है वो उनके लिए तैयार होता है और यहाँ पर कवि ने उसी का ही वर्णन किया है। इस प्रकार अपनी कविता के माध्यम से, पतंग कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों के अंदर जो उत्साह पैदा होता है उस उत्साह का वर्णन किया है और उस उत्साह को दिखाते हुए उन्होंने एक रोमांचक चित्र जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार जो आलोक धनवा जी के द्वारा रचित कविता पतंग है उसकी बहुत ही आसान तरीके से व्याख्या मैंने की है ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सको, और जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं ताकि आपको कविता को समझने में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या, मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ जो है वो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। अगर ऐसा है तो चैनल पे जाकर वीडियो पर लाइक के बटन को दबाना मत भूलें, कमेंट्स करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी मेरे वीडियोस को प्राप्त कर सकें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरी जो आपकी कक्षा से संबंधित या दूसरी कक्षा से संबंधित जो भी आपको वीडियो चाहिए उन सब के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।